नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लेटो की क्लास में। प्लेटो को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। प्लेटो जो कि एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, उनके द्वारा की कॉन्सेप्ट दिए दिए गए, उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हों या फिर जो अभी हाल ही में पोस्टेस एडवर्टाइजमेंट हुई है जहाँ हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, क्योंकि हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो एज इट इज है जो एनटी यूजीसी नेट का है। तो एनटी यूजीसी नेट हो गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या फिर अदर एग्जाम्स हो गए जहाँ पे प्लेटो सिलेबस में है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो समझते हैं की कॉन्सेप्ट्स प्लेटो के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम उसकी प्लेटो की जो इंट्रोडक्शन है उसको हम कवर करेंगे। तो कौन थे प्लेटो, आइए जानते हैं। प्लेटो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका जन्म जो है 427 बीसी के अराउंड हुआ था। और वो कौन थे? वो सोक्रेट के डिसाइपल थे। और टीचर किसके थे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और सुकरात कौन थे, जिनको सोक्रेटिस भी कहा जाता है? सुकरात कौन थे? सुकरात उनके गुरु थे, जिससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उनकी बहुत सारे जो उनके थॉट्स हैं उनको जो है अपनी राइटिंग्स में वो प्रोड्यूस करते हैं। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट, इनसे पहले हालांकि जो ग्रीक में सुकरात जो है एक महान थिंकर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी राइटिंग प्रोड्यूस नहीं की थी। इसलिए जो प्लेटो जो है वो एक फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी राइटिंग्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है जो आगे आप आने वाली स्लाइड्स में देखोगे, तो उन राइटिंग्स के माध्यम से जो है अपने गुरु के विचार और अपने विचारों को जो है उस कंटेम्प्रेरी टाइम को हाईलाइट करने का प्रयास किया है। तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फाउंडेशन के कारण उन्होंने जो है जो भी उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स में जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, उसके कारण उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम ये, अगर आपको ये फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप इस जो वीडियो को, जो थ्योरेटिकल पोर्शन को देखने के बाद अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जल्दी मैं आज ही इसी के ऊपर जो है एक एमसीक्यू वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो है आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएं, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम तो है एग्जाम्स को क्रैक करना। तो एग्जाम तभी क्रैक होगा जब आप एमसीक्यूज को साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो उस प्रैक्टिस को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैंने आपके लिए एक और वीडियो जल्दी छोड़ दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप यहाँ पे आके उस वीडियो को भी वॉच कर लें और अपने जो नॉलेज को वो टेस्ट करें। हमारी एक जल्दी ई बुक तैयार हो जाएगी जब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा वीडियोस के माध्यम से, उसमें जो थ्योरी और एमसीक्यूज रहेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बैकग्राउंड को समझते हैं प्लेटो के। प्लेटो जो है एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते थे, जिनका जन्म जो है वो एथेन में हुआ था। और उनका बचपन का नाम जो है एरिस्टोकल था। एरिस्टोकल क्यों था? क्योंकि उनके चौड़े कंधे होने, चौड़े और मजबूत कंधे होने के कारण उनको एरिस्टोकल कहा जाता। मतलब उनकी एक जो फिजिकल स्ट्रक्चर था उनका, वो बहुत मजबूत था और स्ट्रांग बॉडी थी उनकी, ठीक है। और वो अपने गुरु जो है सुकरात के इन्फ्लुएंस में जब आते हैं तो उनसे बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। और वो वहां से उनकी जो लाइफ में जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। जो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो उनकी विजडम है, जो उनकी फिलोसफिकल अप्रोच है, वो अपने गुरु से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। सॉक्रेट जो उनके क्या थे? मेंटर थे। और जब सॉक्रेट की डेथ हो जाती है, डेथ कहते हैं उसे, उनको जहर का प्याला देकर मार दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि वो उस समय के जो वहाँ पे सरकार थी एथन में, वो वहाँ पे कौन सी टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? डेमोक्रेसी थी। तो वो
डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, क्योंकि वहां पे जो शासन था वो टोटली करप्ट हो चुका था और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था वहां पे सरकार। तो लोगों की जो वेलफेयर है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरीके से सुकरात क्या करते थे, कुछ नौजवानों को इकट्ठा करते और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते। तो आपको पता है, ये जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो सरकार उसको करप्ट करने का प्रयास करती है। तो इसी सिलसिले में जो है सोक्रेट को जो है सुकरात को जो है जहर का प्याला देके मार दिया जाता है इन 329 बीसी में। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है एरिस्टोटल सॉरी प्लेटो की जिंदगी में, जहां से वो डेमोक्रेसी के टोटली अगेंस्ट हो जाते हैं और डेमोक्रेसी को वो रूल ऑफ इग्नोरेंट मानते हैं। चाहिए उस समय के जो एथन का जो टाइम पीरियड है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप क्योंकि प्लेटो का जन्म जो है वो एथन में होता है। अगर आप उसके जो बर्थ प्लेस को अगर आप उस कंटेम्प्रेरी टाइम को अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी उनके थॉट्स को याद रखने में। सबसे पहले वहां पे एक फिलोनेशियन वार चल रही थी, जिसके बीच में स्पार्टा और एथन के बीच में चल रही थी और एथन की हार हो जाती है। तो प्लेटो भी ये कारण जानना चाहते हैं कि आखिरकार एथन की हार क्यों हुई, ऐसा क्या कारण था। तो वो इस रीजन को फाइंड करने के लिए स्टडीज करते हैं और इसको जानने के लिए सर्च करते हैं। और जो जब प्लेटो का जन्म हुआ था तो ये एक ट्रबल फेज था, कहाँ पे, एंशियंट ग्रीक में, हिस्ट्री में। वहां पे टायरनी का रूल था। क्यों, वहां पे सरकार जो है वो करप्ट थी। तो उस करप्ट सरकार को हटाने के लिए वो अपने विचार देते हैं कि किस प्रकार अल्टरनेटिव देते हैं कि एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए जहां पे फिलोसोफर किंग का रूल होना चाहिए भाई, मतलब रूल बाय नॉलेज होना चाहिए। अभी कौन सा रूल है, रूल ऑफ इग्नोरेंस है। तो इस रूल ऑफ इग्नोरेंस को रिप्लेस करना है रूल ऑफ नॉलेज के थ्रू। वहां पे टायरनी का रूल था, अभी मैंने आपको बताया। इंस्टेबिलिटी और करप्शन पीक पे थी। तो ये सारे पॉइंट्स थे उस समय के एथेंस के कंटेक्स्ट को लेकर। अब हमने समझना है कि प्लेटो के ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस था। तो सबसे पहले जो अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया कि आपके साथ, कि सुकरात जो उनके गुरु थे वहां से वो उनके जो विचार थे उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। वहां से उन्होंने डायलेक्टिकल मेथड और थ्योरी ऑफ नॉलेज, डायलेक्टिकल मेथड क्या हो गया, मतलब वाद विवाद से, सॉरी संवाद से जो है विचारों को उत्पन्न करना, नए विचारों को जन्म देना, मतलब बातचीत करके। जैसे मेरे कोई विचार हैं उसके अगेंस्ट किसी के विचार हैं, तो जब वो विचार आपस में टकराते हैं, जब हम बातचीत करते हैं तो डिस्कशन के माध्यम से एक नए विचार का निर्माण होता है। तो उस ये एक मेथड है जो सुकरात से वो डिराइव करते हैं, वहां से वो लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज जो सुकरात के उनसे उन्होंने अपने जो थॉट्स हैं उसमें इंक्लूड किया। पाइथागोरस से उन्होंने कौन सा विचार उसके कौन से विचार से इन्फ्लुएंस थे, एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियल फॉर्म्स। मतलब प्लेटो मानते थे कि दो वर्ल्ड हैं, दो संसार हैं, एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और एक वर्ल्ड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है। तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो वो इटर्नल है, वो परमानेंट है। जबकि जो हम संसार में जो चीजें देखते हैं, जो संसारिक दुनिया वो जो है क्या है, टेम्परेरी है, वो कुछ ही समय के लिए, और वो डिसअपियर हो जाती है। वो शेडो है किसकी, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की। परमानेंट की जो आइडियाज हैं, आइडिया आर रियल एंड परमानेंट, इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ये वहां से वो आइडियाज डिराइव करते हैं, मतलब आइडिया ही जो है रियल है और परमानेंट है। जो कि मटेरियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल फिजिकली वर्ल्ड है, वो क्या है, वो शेडो है सिर्फ। हेराक्लिटस से उन्होंने डिराइव किया मटेरियल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम हमारे इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं, जो भी मटेरियल है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये सभी क्या है, ये क्या है, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि प्लेटो का क्या मानना था। प्लेटो मानते थे कि जैसे मान के चलिए चेयर, जब चेयर किसी ने बनाई होगी तो उसके दिमाग में पहले आइडिया रहा होगा कि क्या होना चाहिए, एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसकी चार टांगे हों और उसका पर्पस क्या होगा, बैठने के लिए होगा। तो उसके माइंड में एक आइडिया डेवलप हुआ होगा। तो उस आइडिया डेवलप होने के बाद ही उसने उस चेयर का निर्माण किया होगा। तो
प्लेटो कहते हैं जो आइडिया है वो परमानेंट है, वो रियल है, जबकि जो हमने चेयर बनाई है ये क्या है, ये चेंज होते रहते हैं। जो आप देखो कुछ चेयर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है चेयर देखी होंगी, तो मतलब उनका पर्पस और उनका आइडियाज वो रियल और परमानेंट है, जबकि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चेयर की एग्जांपल हमने ली है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट टू चेंज है, ये चेंज होती रहती है। आइए हम समझते हैं उनकी जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो उनके इंस्टीट्यूशन का नाम था द अकेडमी, जहाँ पे वो जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है एरिस्टोटल, वहाँ पे उनको शिक्षा भी देते हैं। तो ये फाउंड किया गया था ऑन 387 बीसी में, 387 बीसी में इसको फाउंड किया गया था। इसको फर्स्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है किसका, ऑफ हायर लर्निंग इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये आप चलिए अब हम उनकी मेथडोलॉजी को कवर करते हैं। देखिए हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने होल टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करना। तो अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो प्लेटोस की मेथडोलॉजी को हम समझ लेते हैं, क्या मेथडोलॉजी थी, आइए हम देख लेते हैं। डायलैक्टिकल मेथड, वो डायलैक्टिकल मेथड को जो है अपनाते हैं, मतलब डायलैक्टिक मतलब यूज डायलॉग टू एक्सप्रेस आइडियाज, मतलब डायलॉग्स बातचीत के माध्यम से जो है अपने विचारों को प्रस्तुत करना, रीजन और लॉजिक के माध्यम से जो है डिस्कशंस करना और एक न्यू आइडियाज को फॉर्म करना। वो एनालॉगी का इस्तेमाल करते हैं। एनालॉगी मतलब जैसे कि वो एग्जांपल्स देकर जो है वो कंपेयर करके जो है वो अपनी जो विचारों को जो है समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे वो ह्यूमन साउल्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और जिसमें वो क्या कहते हैं कि जो जो प्रोड्यूसर क्लास है वो प्रोड्यूसर, सोल्जर और रूलर क्लास, 3 क्लासेस में जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को वो क्या मानते हैं, ब्रॉन्ज मानते हैं, ब्रॉन्ज क्या और सोल्जर्स को सिल्वर और रूलर्स को गोल्ड मानते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो जैसे प्रोड्यूसर है वो एक ह्यूमन कैटल मानते हैं उनको, और जो सोल्जर है उनको वॉच डॉग, मतलब वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी का काम करेंगे, जबकि रूलर जो है वो शेफर्ड्स है, मतलब जो जो सबकी जो है देखभाल करता है, जो जैसे जो शेफर्ड्स जो है अपनी शीप्स की जो है देखभाल करता है, उनको रन करता है, कहाँ लेके जाना है, कैसे उनको प्रोटेक्शन देनी है, तो किस तरह से उसको चलाना है, तो उनकी सारी व्यवस्था करनी है खाने पीने की। तो जिस तरह से शेफर्ड जो है अपने शिप्स की व्यवस्था करता है, इसी तरीके से राजा का काम भी है अपनी जो भी प्रजा है उसको उसकी जो रक्षा करना और उसके जो है उसका जो पालन पोषण है उस वो करना। तो ये एनालॉगी के माध्यम से जो है वो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। एनालिटिक मेथड्स मेथोडोलॉजी को अपनाते हैं। एनालिटिक मतलब वो क्या करते थे, किसी भी एक फिनोमेना को पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। जैसे वो ह्यूमन सोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हमें जो है सोसाइटी के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे एपिटाइट, स्पिरिट और रीजन जो है 3 प्रकार के जो है क्वालिटीज है साउल्स की, जो डोमिनेट करती हैं, जिनके अंदर जिन साउल्स के अंदर जो जिन इंडिविजुअल्स के अंदर जो है एपेटाइट होती है उनको वो प्रोड्यूसर क्लास में रखते हैं, और जिनके अंदर स्पिरिट होती है उनको सोल्जर क्लास में रखते हैं, और जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करती है या फिर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज होती हैं उनको वो टॉप क्लास में जो है फिलोसोफर किंग की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वो टेलोलॉजी मेथोडोलॉजी को अपनाने की बात करते हैं। टेलोलॉजी मतलब हमें जो है अपने ऑब्जेक्टिव, जो हमारी मंजिल है उसको जो है देखकर जो है अपने विचारों को निर्माण करना होता है। तो जैसे प्लेटो वाज कन्विंस्ड दैट व्हाट अपीयर इज द शैडो ऑफ रियलिटी। प्लेटो मानते थे कि जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, शैडो ऑफ रियलिटी है। तो अल्टीमेटली क्या करना है, हमें जो है नॉलेज ऑफ गुड होनी चाहिए, जो जिससे क्या होगा,
समाज में जस्टिस लाया जा सके। तो ये अल्टीमेटली डेस्टिनी थी। ये इस टेलीलॉजी मेथड का यूज करते हैं वो। अब वो डिडक्टिव मैथडोलॉजी को अपनाते हैं, मतलब फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक, पहले थ्योरी का निर्माण होगा, फिर उसके बाद जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपको चेयर का आइडिया हुआ होगा, उसके बाद जो है उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके चेयर का निर्माण किया गया होगा। तो डिडक्टिव मैथडोलॉजी को अपनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है आइडियलिस्ट, वो एक आइडियलिस्टिक थिंकर भी थे, आइडियलिस्ट मैथडोलॉजी को अपनाते थे। मतलब कहने का उनका मानना था कि व्हाट आउट टू बी, नॉट व्हाट इज, क्या होना चाहिए इस पे वो फोकस करते हैं, ना कि व्हाट इज क्या है। क्योंकि जो क्या है वो क्या है, वो सब्जेक्ट टू चेंज है, और व्हाट आउट टू बी जो होना चाहिए वो क्या है, रियल और परमानेंट है। इसलिए हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। रेडिकल, वो रेडिकल अप्रोच मैथडोलॉजी को अपनाते थे। कैसे रेडिकल थे वो? क्यों? क्योंकि वो जो है कंप्लीटली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कंप्लीट जो डेमोक्रेसी को वो कंप्लीटली रिप्लेस करना चाहते थे विद मोनार्की और रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, जहाँ पे रूल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। वो फिलोसोफर किंग या फिर मोनार्की इस तरीके से बात नहीं करते कि वो वहां पे भी टायरनी बोल नहीं, वो मानते थे कि जो राजा होना चाहिए उनको वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, और उसको नॉलेज ऑफ गुड होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो फिलोसोफर किंग बनने के लिए एलिजिबल होता है। उसके लिए आपको उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम दिया वो डिटेल में एलेबोरेटेड एजुकेशन सिस्टम दिया, जो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि वहां पे जो है डिटेल में जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद जो है वो फिलोसोफर किंग बन सकते हैं। वो एक यूटोपियन थिंकर भी थे। यूटोपियन क्योंकि जो उनके आइडियाज हैं वो प्रैक्टिकल पॉसिबल जो रियलिटी में जो है पॉसिबल नहीं थे, तो इसलिए उनको यूटोपियन थिंकर भी माना जाता है। उनके आइडियाज इम्प्रैक्टिकल थे। कैसे? तो जब प्लेटो जो है सुकरात की जो मौत के बाद जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक रिलेशन ही अपने गुरु के साथ ऐसा होता है कि वो टोटली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उनको डेमोक्रेसी में खामियां दिखने लगती हैं, उसके कुछ भी जो है प्लस पॉइंट्स वो उनको नज़र नहीं आते। लेकिन जब भी आप आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा कि एक बार उनको मौका मिलता है, सिसिली के राजा शायद वो उनको हाँ, सिसिली के राजा जो है उनको अपने आइडिया जो उनके विचार थे, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बुलाते हैं। तो उनको कहते हैं भाई आप जो भी कह रहे हो एक आइडियल स्टेट बनानी है, तो आप जो है मेरी स्टेट्स को आइडियल स्टेट बनाओ। तो वहाँ पे रूल ऑफ फिलॉसफर किंग होगा, 3 कैटेगरीज होंगी, क्लासेस होंगी, तो उसमें डिवाइड करो और जस्टिस को एस्टेब्लिश करो। तो प्लेटो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। वो इंडिविजुअल्स को मोल्ड करने में जो उनके विचार थे उनके हिसाब से फेल हो जाते हैं, तो उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। जब वो फेल हो जाते हैं तो कहा जाता है कि उनके किसी एक मित्र ने जो है उनको कुछ पैसे देकर उन गुलामियत से मुक्ति दिलाई जाती है, और बाद में वो उनके जो आइडियाज हैं वो उन्होंने अपने आइडियाज में काफी ज्यादा चेंजिंग लाते हैं। तो बाद वाले जो आइडिया उनको कहते हैं कि मैच्योर प्लेटो है। तो जब स्टार्टिंग के आइडियाज हैं उनको इमेच्योर प्लेटो भी कहा जाता है। उनके जो वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स, आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द रिपब्लिक, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और डायरेक्ट अभी नहीं, इस पे एग्जाम इसके जो कंटेंट है इससे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये बुक किसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है जस्टिस की बात की जाती है, आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ फॉर्म और एलिगर्की ऑफ केव का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाता है। और जो रिपब्लिक है उसका सेंट्रल आइडिया जो अगर कोई पूछे तो वो क्या है, वो है जस्टिस। नेक्स्ट द लास्ट, जिसको आइडिया ऑफ सेकंड बेस्ट स्टेट कहा जाता है। मतलब जो रिपब्लिक है वहां पे वो रेडिकल अप्रोच का अपनाते हैं, वो डेमोक्रेसी को चेंज करके वो इमेच्योर प्लेटो की जो प्रोडक्शन है। लेकिन जो लॉज है वहां पे जो है अपने आइडियाज को चेंज कर लेते हैं, और वहां पे वो रूल ऑफ पर्सन की जगह रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। ठीक है, द स्टेट्समैन यहाँ पे लीडरशिप और गवर्नेंस की बात करते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम्स में प्लेटो के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो
बार बार वहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के कारण एग्जामिनर्स के भी क्वेश्चन नहीं मिलते और वो थोड़ा डेप्थ में चला जाता है, तो उनकी जो अदर बुक्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो वो भी हम सारी कवर कर लेते हैं। आप गो थ्रू कर लीजिए। आई होप आप जब एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको वहां पे रिकॉल आप कर पाओगे। अगर आपने पढ़ा होगा एक दो बार तो आपको जरूर रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं द सिंपोजियम। यहाँ पे नेचर ऑफ लव को डिस्कस करते हैं। फेडरल्स, द ट्राई पार्टी ऑफ सोल्स, जो तीन प्रकार की सोल्स हैं वहां पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थीमस, कॉस्मोलॉजी यहाँ पे डिस्कस की जाती है। गॉर्जियस, क्रिटिक ऑफ रेटोरिक, वो जो भाषण कला उसके जो क्रिटिक वहां पे डिस्कस करते हैं। एपोलॉजी, हाँ एपोलॉजी जो सुकरात डिफेंस स्पीच ड्यूरिंग हिज ट्रायल, जब सुकरात अपने बचाव में जो अपने कहते हैं सरकार के सामने, जब उनको फांसी सॉरी जहर का प्याला दिया था उसके पहले, तो वो एपोलॉजी में उनके आइडियाज को कवर करते हैं, जो विचार थे जो उनकी बातें थी उनको कवर करते हैं। क्रीटो, डायलॉग बिटवीन सोक्राट्स एंड हिज फ्रेंड्स क्रीटो ऑन जस्टिस, जो सुकरात और उसके दोस्त क्रीटो के बीच में जो है बातचीत होती है जस्टिस को लेकर, लॉ एंड इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस को लेकर, यहाँ पे क्रीटो में डिस्कस किया गया। तो ये बुक कुछ एक इम्पोर्टेंट किताब थी, ये आप सभी गो थ्रू कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट उनके विचार जो है, अब उनके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के चलते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्लेटो जो है ये एक इम्पोर्टेंट उनका कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहाँ पे वो डिबेट करते हैं किसके साथ, अ, अपने जो उनके कुलीग्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, तो उनके उन कंटेम्परेरी थिंकर्स थे, उनके साथ जो है वो डिस्कशन जो डिबेट करते हैं। तो सभी से पूछते हैं जस्टिस क्या है, तो आप बताइए। तो सभी का सुनते हैं और उसके बाद अपने विचारों को देते हैं। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो सेंट्रल थीम है किसका, उनकी जो इम्पोर्टेंट किताब है द रिपब्लिक। अब डिबेट ऑन जस्टिस को देखते हैं। अब सबसे पहले जो है कैपलस आते हैं और बातचीत करते हैं। कैपलस कहते हैं कि जस्टिस, कैपलस से पूछते हैं कि जस्टिस क्या है, तो कैपलस बोलते हैं जस्टिस इज टेलिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वंस ड्यूज। कैपलस कहते हैं कि जस्टिस मीन सच बोलना और अपने जो भी ड्यूज हैं उनको पे कर। तो प्लेटो उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि ये डेफिनेशंस या फिर जस्टिस की डेफिनेशन सही नहीं है, इससे अनजस्ट आउटकम पैदा होते हैं। कैसे? जैसे वो मानते हैं कि मान लीजिए आपने आपके किसी फ्रेंड ने आपको, आप लिख रहे थे तो आपके पास या फिर आपको लिखना था तो आपके पास पेन नहीं था, तो आपको आपका दोस्त पेन देता है। तो बदले में बाद में वो पागल हो जाता है, कभी 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 किसी दिन वो आपसे चाकू मांगता है, तो क्या आप उसको चाकू दे दोगे? हालांकि उसने आपको लिखने के लिए पेन दिया, बाद में वो उसी तरीके से आपसे चाकू मांग रहा है जब वो पागल हो गया, तो क्या इस स्थिति में आप उसको चाकू दोगे? तो प्लेटो उसकी जस्टिस को जो आइडियाज है उसको क्रिटिसाइज करते कहते हैं कि वो पागल इंसान जो है, अगर उसको चाकू दे दोगे तो वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। तो इस तरीके से वो उनके आइडिया ऑफ जस्टिस को रिजेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो पॉलीमेरिकस से पूछते हैं जस्टिस क्या है। पॉलीमेरिकस कहते हैं जस्टिस एज डूइंग गुड्स टू योर फ्रेंड्स, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा व्यवहार करना, एंड हार्म्स टू योर एनिमी, और अपने जो शत्रु हैं उनको हानि पहुंचाना। तो प्लेटो उनको भी क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, न्याय इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैसे वेरी कर सकता है, न्याय तो जस्टिस यूनिवर्सल होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जस्टिस अगर न्याय है तो वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो फिर वो इसको इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं और थेरेसमैकस के पास जाते हैं, उनसे उनको पूछते हैं कि जस्टिस क्या है। तो थेरेसमैकस कहते हैं जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। जस्टिस मीन्स ये जो स्ट्रांग कम्युनिटी है या फिर स्ट्रांग क्लास है सोसाइटी में, उसको उसके हित को पूरा करने के लिए जो है न्याय व्यवस्था होती है, थ्रेसमैकस कहते हैं। तो प्लेटो उनके रिस्पांस में, इस रिस्पांस में अपना रिस्पांस जो थ्रेसमैकस के रिस्पांस में उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि रूलर से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, एंड ट्रू जस्टिस सीक द वेलबींग ऑफ द होल।
सही जस्टिस का मायने तभी होता है जब वो पूरे समाज का जो है वो कल्याण हो, जिससे ना कि सिर्फ कुछ एक पावरफुल लोगों का हो। तो वो इस आइडियाज को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो फिर ग्लूकोन से पूछते हैं, तो ग्लूकोन कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर। ग्लूकोन से पूछते हैं, जब वो उन्हीं के थ्रिस्मेकस के कंट्री जो है कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीकर। जस्टिस जो है, जो कमजोर वर्ग है, वो जो उनके द्वारा जो व्यवस्था लाई जाती है अपने अपनी जो प्रोटेक्शन के लिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्हीं को जो है वो क्या मानते हैं, जस्टिस मानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पावरफुल लोगों के साथ कि हमें आप जो है प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो वो एक साथ आके जो है एक कुछ एक रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं जो जस्टिस कहलाते हैं। तो इनको भी रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि प्लेटो के जस्टिस जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। तो वो कुछ एक वर्ग के लिए जस्टिस नहीं हो सकता, प्लेटो का कहना। तो आइए अब हम प्लेटो के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को देखते हैं। अब उनके विचार, उनके कंटेम्परेरी थिंकर्स को हमने समझा, उनके द्वारा जो जस्टिस के ऊपर विचार दिए गए हैं, तो ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आप जो कोटेशंस उनके द्वारा, जो की पॉइंट्स जो हैं उनके द्वारा एज इट इज दिए गए, वो हमने स्लाइड्स में कवर किए हैं, ये आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं, जस्टिस के ऊपर उनका क्या कॉन्सेप्ट था। उनके मुताबिक जस्टिस क्या है, जस्टिस एक वर्चू है। जैसे विजडम, करेज और टेम्परामेंट्स तीन तरह की वर्चू है, जस्टिस भी एक वर्चू है, और ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ है। ठीक है, फिर वो जस्टिस कहते हैं जस्टिस इन द इंडिविजुअल। वो मानते हैं कि जस्टिस जो है इंडिविजुअल में ही पाया जाता है। कैसे? वो मानते हैं कि इंडिविजुअल्स की जो सोल्स हैं उनकी तीन क्वालिटीज होती हैं, जिसमें वो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? एक में रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट होती है। मतलब जिनको सीक ट्रूथ एंड गवर्नेंस द पार्ट ऑफ द बॉडी, जिनके अंदर रेशनल है, उनको जो है रूलिंग क्लास, मतलब उनको रूल करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। और जिनके अंदर स्पिरिट है, उनको प्रोटेक्शन का काम देना जाना चाहिए, मतलब वो सोल्जर क्लास में होंगे। और जिनके अंदर एपेटाइट है, जिनको डिजायर्स को, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना, तो वो प्रोड्यूसिंग क्लास होगी। तो उनको जब इंडिविजुअल्स को उनकी सोल की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग उनको रोल परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो समाज में क्या आएगा, खराब नहीं होगा, और समाज में क्या होगा, हार्मोनी आएगी, और जिससे क्या होगा, जस्टिस एस्टेब्लिश हो सकेगा। तो मतलब कहने का, जस्टिस जो है इंडिविजुअल्स के अंदर ही पाया जाता है। वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं। मतलब स्पेशलाइजेशन मतलब जो जो भी जस्टिस इज मेंटेन व्हेन, जस्टिस तभी मेंटेन किया जा सकता है जब रूलर, गार्डियन और प्रोड्यूसिंग क्लास उनकी सोल के अकॉर्डिंग उनको रोल परफॉर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और बिना किसी के क्लास में इंटरफेयर किए हुए अपने रोल को परफॉर्म जब किया जाएगा, तब क्या होगा, जस्टिस होगा सोसाइटी में। इससे क्या होगा, जस्टिस से क्या आती है, हार्मोनी एस्टेब्लिश होती है सोसाइटी में। तो ये उनका आइडिया जस्टिस था। नेक्स्ट हम उनके थ्योरी ऑफ आइडियाज को कवर करने वाले हैं। उनके मुताबिक आइडियाज आर सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। उनका मानना था कि आइडियाज जो हैं वो क्या है, हर एक चीज का जो है, उनका जो बेस है वो विचार है। हर एक जो चीज, जो मटेरियल थिंक है, जो मटेरियल वर्ल्ड आप देख रहे हो, आपके इर्द गिर्द डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जैसे हाउसेस हो गए, रोड्स हो गए, गाड़ियां होगी, या कुछ भी हो गया जो आपको दिखाई दे रहा, तो ये किसका किसकी इसका सोर्स क्या है, आइडियाज। हर एक चीज का जो है मटेरियल वर्ल्ड का सोर्स क्या है, आइडियाज है। तो इसका इसलिए वो कोटेशन देते हैं, आइडियाज आर सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। पहले आइडिया हुआ होगा,
उसके बाद ही जो है वस्तु का निर्माण हुआ होगा, ऐसा उनका विचार था। तो उनके मुताबिक जो आइडियाज हैं वो क्या है, परफेक्ट हैं और एटर्नल हैं। मतलब वो मतलब हर जगह जो है वो सेम रहते हैं और संपूर्ण है, वो कभी भी इम्परफेक्ट नहीं हो सकते। दो किस्म के दुनिया है, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड है और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। उनके मुताबिक जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है वो उसको सुपीरियर कैटेगरी में रखते हैं, और फिजिकल वर्ल्ड जो है वो क्या अपीयरेंस है किसकी, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की। मतलब वो उसकी शेडो है। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो विचारिक दुनिया है, उसका जो शेडो है वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमें दिखाई देता है। आइडियाज उनके मुताबिक क्या है, यूनिवर्सल है। आइडियाज क्या है, यूनिवर्सल है। वो हर जगह हर एक जो वस्तु का आइडिया है वो सेम ही रहेगा, जबकि उनकी शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो उनका विचार है, जो उनका पर्पस है, वो हर जगह सेम रहता है। तो आइडियाज के फॉर्म ऑफ गुड, जो फॉर्म ऑफ गुड है वो जो क्या है, ये सभी जो है विचार हम कवर कर किए हमने उनकी प्लेटोस की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं हमने कवर कर लिए हैं। तो इसमें कुछ एक और पॉइंट भी है, जैसे रिकोलेक्शन ऑफ आइडियाज। मतलब आइडियाज को फिर से रिकोलेक्ट करना। मतलब कहने का मतलब है कि प्लेटो मानते थे कि जब इंडिविजुअल का बर्थ होता है तो सभी विचार जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, और सिर्फ वो क्या करता है, उन आइडियाज को बाद में जो है रिकोलेक्ट करता है, रिकोलेक्ट करके उनको सामने लाता है, फिजिकल वर्ल्ड में जो है प्रोडक्शंस करता है। उन्हीं के जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है उसी के रिलेटेड उन्होंने एक थ्योरी और दी है, जो उन्हीं के थ्योरी ऑफ आइडियाज को इलेबोरेट करती है, या फिर उसको विस्तार से समझाने का प्रयास करती है। द एलिगोरी ऑफ केव, जो कॉन्सेप्ट है उनका एलिगोरी ऑफ केव, उनके मुताबिक जो फिजिकल वर्ल्ड में जो इंडिविजुअल की स्थिति ऐसी है कि जैसे एक गुफा है, उसमें उसमें जो लोग जो हैं वो क्या है, एक चेन में बंधे होते हैं। तो वहाँ पे एक एंट्रेंस होता है, मतलब एक दरवाजा होता है जहाँ से लाइट आ रही होती है। तो वो उनका जो फेस है वो दीवार की तरफ, जो उनका मुंह है वो दीवार की तरफ होता है। तो जब वो लाइट पड़ती है तो वो अपनी शेडोज को देखते हैं, और उन शेडोज को सच मानते हैं। वो कहते हैं कि ये भी एक इंसान है, तो वो सच मानते हैं। लेकिन जब कुछ इंसान जो है वहां से फ्री होके, जैसे आप इमेज में भी देख रहे होगे कि बाहर जा रहे हैं, तो कुछ इंसान जिनको मतलब कब बाहर जाएंगे, इस चेन को कब तोड़ पाएंगे, जब उनको एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, और वो क्या करेंगे, इस सोसाइटी समाज को या फिर इस वर्ल्ड को समझ पाएंगे। तो जब समझने के बाद जो है अपनी जंजीरों को तोड़ेंगे, तो वो बाहर जाके देखेंगे कि जो शेडो थी, जिसको वो सच मान रहे थे, वो एक सिर्फ टेम्परेरी थी, वो सच्चाई नहीं थी। तो इससे इससे कहने का मतलब है, वो अपनी थ्योरी ऑफ जो एलिगरी ऑफ केव है उससे ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस को, या फिर रूल ऑफ इग्नोरेंस को हटा के जो है रूल ऑफ नॉलेज को एस्टेब्लिश करना है। इसके बाद जो प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन, उनके जो एजुकेशन के रिलेटेड जो उनके विचार थे, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनका अल्टीमेटली एम है ये आइडियल स्टेट को एस्टेब्लिश करना, और उस आइडियल स्टेट में जो है फिलासफर किंग का रूल होगा, और बाकी जो दो क्लास हैं उनका भी क्या रोल होगा। ये एजुकेशन, ये रोल तभी प्रॉपरली परफॉर्म हो पाएगा जब हर एक इंडिविजुअल्स को उसकी सोल के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन दी जाएगी। मतलब वो प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है उनकी स्कीम ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करते हुए, इग्नोरेंस द रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल इवल्स। उनके मुताबिक जो अज्ञानता है वही हर एक बुराई की जड़ है। तो हमें अज्ञानता को ही खत्म करना है। तो कैसे खत्म किया जाएगा, बाय रूल ऑफ नॉलेज के माध्यम से। चलिए हम देख लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम क्या होगा। हालांकि जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं उनमें जो है जो पर्टिकुलर एज है वो
अलग अलग दी हुई है। जैसे यहाँ पे जब आप रफली याद रख लीजिए भाई, उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें कौन सी एजुकेशन दी जाएगी, हायर में सेकेंडरी में कौन सी दी जाएगी और हायर में कौन सी दी जाएगी। तो हायर एजुकेशन के बाद कौन सा सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट किया जाएगा, ये आपने मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, वहां पे आपको पर्टिकुलर एज जो है वो नहीं पूछी जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो 0 से 6, 6 साल के बच्चों को दी जाएगी। यहाँ पे वो जहाँ पे क्या किया जाएगा, इनफॉर्मल लर्निंग होगी, जहाँ पे मॉरल एजुकेशन, जहाँ पे मैन फोकस क्या होगा, मॉरल एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। जहाँ पे बच्चों को स्टोरीज बताना, पोइम्स के माध्यम से जो है कहानियां सुनाना, ये सभी इन इन माध्यम से जो है बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्ले पे, जो खेलने पे फोकस किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे के जो शारीरिक निर्माण है वो भी हो सके। मॉरल एजुकेशन के लिए उनको स्टोरीज और साथ ही साथ पॉइंट्स वगैरह पढ़ाई जाएंगी, और उनके जो फिजिकली जो स्किल्स है और उनकी जो फिजिकल पोस्चर जो है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है प्ले वे मेथड को अपनाया जाएगा। ये चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं। उसके बाद जो है वो प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पे वो 7 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को दी जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, म्यूजिक मतलब माइंड की डेवलपमेंट के लिए, जिम्नास्टिक उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, और सेंसरशिप, और यहाँ पे वो बात करते हैं कि लिटरेचर के ऊपर जो है वो सेंसरशिप होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाया जाए, जो पढ़ाया जाएगा वो पहले से फिक्स होना चाहिए, वो स्टेट डिसाइड करेगी। सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे 18 to 20 ईयर्स के एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त अमूर्त जो विचार हैं उनको जो है डेवलप, जो अमूर्त जो उनकी सोच है उसको डेवलप किया जाएगा। मतलब अभी तक तो बच्चा वही कुछ सोच रहा था, तो वो देख रहा था, उसी के बारे में वो सोचता था। अब वो धीरे धीरे उनको ये सिखाना कि जो एक अमूर्त दुनिया भी है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसके उसके प्रति जो उस तरफ ले जाना बच्चों को, लॉजिक और रीजन का जो है इस्तेमाल कराना, जियोमेट्री, अर्थमेटिक और एस्ट्रोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सिलेक्शन यहाँ पे जो है, जब बच्चे की 20 साल की एजुकेशन पूरी हो जाएगी, वहां पे एक टेस्ट होगा। जो भी इस टेस्ट को पास कर लेगा उसको जो है नेक्स्ट फर्दर वो एजुकेशन को कंटिन्यू करेगा, और जो जो इसमें रह जाएंगे वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, उसको जो है प्रोड्यूसिंग क्लास दी जाएगी। या फिर वो जो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उनको यहाँ पे रोक दिया जाएगा, उनको प्रोड्यूसिंग क्लास का प्रोडक्शन का काम दिया जाएगा। तो जो पास हो जाएंगे या फिर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे, उनको फर्दर एजुकेशन दी जाएगी, जहाँ से वो गार्डियन क्लास का उत्पन्न होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी उसके बाद, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर किसी को होगी। नेक्स्ट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन 20 से 30 साल के बच्चे जो हैं वहाँ पे उनको दी जाएगी। यहाँ पे फिलॉसफी और डायलैक्टिक्स को यूज करना सिखाया जाएगा। रेशनल अंडरस्टैंडिंग कैसे स्टूडेंट्स की डेवलप की जाए, इस तरफ जो है फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। 30 से 50 साल के बच्चे जो है उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ से वो सरकार के जो भी काम काज है उनमें जो है उनको पार्टिसिपेशन होगी उनकी। तो वहाँ पे उनको सिखाया जाएगा कैसे सरकार को रन किया जाता है, या फिर जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है उनको कैसे रन किया जाएगा, वो सभी सिखाया जाता है। उनको मेंटोरशिप दी जाती है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि वो पहले से प्रिपेयर हो पाए, जब भी उनको जो है एक फुल फ्लैज वे में जब रोल परफॉर्म करने का मौका मिले तो वो अपना बखूबी निभा सकें, जैसे कि फिलॉसफर किंग का या फिर सोल्जर्स का। तो नेक्स्ट जो है फिलोसोफर किंग कब बनेगा, जब उसकी 50 साल की एजुकेशन पूरी हो जाएगी, तो तब वो एक इंडिविजुअल जो है एलिजिबल हो सकता है तो बिकेम अ फिलोसोफर किंग। तो जब एक इतनी इलेबोरेटेड वे में जब एजुकेशन रिसीव करने के बाद, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एजुकेशन लेने के बाद जो है वो एक इंडिविजुअल्स का
बहुत करेक्टर बिल्ड किया जाएगा, उसके बाद जो है उसको रोल दिया जाएगा फिलोसोफर किंग का। तो अब ये फिलोसोफर किंग जो प्रोड्यूस होगा प्लेटो के मुताबिक, इससे क्या होगा, रूल ऑफ नॉलेज होगा और रूल ऑफ इग्नोरेंस को रिप्लेस किया जाएगा और समाज में एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण होगा। मतलब 50 साल की एजुकेशन होगी और ये सभी होगा, ठीक है। प्लेटो जो है कुछ एक फीचर जो है स्पार्टन और एथेन एजुकेशन सिस्टम्स को जो है मर्ज करके जो है अपना एक एजुकेशन सिस्टम को देते हैं। तो कुछ फीचर जो है स्पार्टन एजुकेशन से लेते हैं, कुछ एथेंस से लेते हैं। जैसे वो मानते हैं कि बैलेंस करिकुलम होना चाहिए। मतलब बैलेंस करिकुलम जहाँ पे फिजिकली स्किल्स भी सिखाए जाने चाहिए और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे मॉरल स्टोरीज हो गया। ये इन सभी चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए करिकुलम में। फिलोसफिकल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। सेंसरशिप होना चाहिए लिटरेचर के ऊपर, मतलब स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, मतलब वो वुमेन, मैन और वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं एजुकेशन में। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, मतलब कॉमन वाइफ्स और कॉमन प्रॉपर्टी होगी, किसके लिए, सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए होगी, प्रोड्यूसिंग क्लास के लिए नहीं होगी। तो गार्डियन क्लास में कौन कौन आता है, फिलोसोफर किंग और सोल्जर्स जो है वो गार्डियन क्लास में आते हैं। नो प्राइवेट फैमिली एंड प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी प्राइवेट फैमिली या प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। स्टेट कंट्रोल चिल्ड्रन, मतलब बच्चे जो है वो स्टेट की निगरानी में रहेंगे। जो भी गार्डियन क्लास है वो जो भी बेस्ट कपल है उनको यूनाइट किया जाएगा, बेस्ट मैन और बेस्ट वुमेन को यूनाइट करके एक जो आने वाले जो बच्चे पैदा होंगे उसको जो है वो स्टेट कंट्रोल में सिस्टम में रखा जाएगा और उनको उनसे अलग कर दिया जाएगा। वो उसका, तो इससे क्या होगा, प्लेटो का मानना था कि इससे क्या होगा, फुल फ्लेज टाइम जो है मिल जाएगा किसको, बोथ मैन एंड वुमेन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू डिलीवर मोर सर्विस क्विकली, ठीक है। वो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे सकेंगे, अपना जो योगदान है अपने दे पाएंगे डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जो उनका टाइम बच जाएगा, जैसे फैमिली मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारा टाइम खपत होता है उसको वो सेव करके वो स्टेट के हित में लगाना चाहते थे। नेक्स्ट, वो इक्वालिटी ऑफ मैन और वुमेन दोनों की बात कर रहे हैं। अब प्लेटो जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो क्या है, उनके मुताबिक दो स्टेट्स आर बेस्ट गवर्न वेयर द रूलर इज द लीस्ट इंटरेस्टेड टू गवर्न। उनके मुताबिक वो राज्य सबसे अच्छे, सबसे सुचारू रूप से चलाए जाते हैं, चलते हैं, वहां पे शासन सुचारू रूप से शासन किया जाता है, जहां पे जो उनके शासक हैं वो कम इंटरेस्टेड होते हैं रूल करने के लिए, मतलब वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे स्टेट जो है वो अच्छे से चलाई जाती हैं। तो ये उनकी फेमस कोटेशन है, तो ये याद रखिए। आइडियल स्टेट क्या होगा, कब आइडियल स्टेट होगी, कौन सी आइडियल स्टेट, जहाँ पे रूल ऑफ फिलोसोफर किंग होगा। तो फिलोसोफर किंग कौन होगा, जिसको 50 इयर्स की प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट, थ्री क्लास स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। आइडियल स्टेट में तीन क्लासेस होंगी, कौन कौन सी, फिलोसोफर फिलोसोफर क्लास या रूलिंग क्लास, तो उसके बाद सोल्जर क्लास और थर्ड जो है वो प्रोड्यूसिंग क्लास होगी। जस्ट सोसाइटी, आइडियल स्टेट में क्या होगा, जस्टिस होगा। तो जस्टिस कब होगा, जब हर एक क्लास जो अपने जो रोल के मुताबिक, जो अपनी सोल की क्वालिटी के मुताबिक अपने रोल्स को परफॉर्म करेगी। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए आइडियल स्टेट में। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे, कुछ फीचर्स थे आइडियल स्टेट्स के। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी होगा फॉर गार्डियन क्लास। नेक्स्ट, सेंसरशिप होगा, सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर होगा, मतलब स्टेट कंट्रोल एजुकेशन, स्टेट डिसाइड करेगी कि क्या इंडिविजुअल्स को पढ़ाया जाए और क्या नहीं।
नेक्स्ट जो है वो आइए देख लेते हैं उनके क्या सिग्निफिकेंस थे उनके थॉट्स के। तो कुछ एक कोटेशंस हैं जो डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा दी गई हैं, तो वो क्लियरली डिफाइंस करते हैं कि क्या उनकी योगदान थे, जो एग्जाम्स में भी पूछी गई हैं। वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक, कोई भी प्लेटोनिक हो सकता है, या फिर एंटोनी एंटी प्लेटोनिक, बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। मतलब हर कोई जो है मतलब का प्लेटो के विचारों के इर्द गिर्द ही, कहने का मतलब है, रिवॉल्व करता है। ये कॉल प्रॉपर कहते हैं, वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। इसी तरीके से एमरसन कहते हैं प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। इस तरीके के विचार देते हैं कौन? एमरसन। तो ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि प्लेटो का वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न ग्रीक वर्ल्ड में क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा। तो आई होप हमने जो है कंप्लीटली जो है प्लेटो को डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। तो हम जल्दी ही जो है इस वीडियो के बाद जो है एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे। तो आप जो कुछ भी इस वीडियो में पढ़ा आप उसको जो है एमसीक्यूज के माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइए, उसको मैं जो है आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। हम जल्द जो है सीक्वेंस में सभी थिंकर्स को जो है इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के जो है उसको जो है प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं वीडियो अपलोड करूं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि यहाँ पे जो है फ्री में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है अबाउट द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।